ओके सर। गुड इवनिंग दोस्तों, मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार। और मैं आपका अमरीक सिंह चौहान एक बार फिर से विंटेज परिवार की तरफ से आपका इस पढ़ने और पढ़ाने के प्रोसेस में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, पढ़ने और पढ़ाने की बात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे बिल्कुल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने छोटी सी बात की थी कि टेंस एक्चुअल में क्या होता है। टेंस एक्चुअल में क्या होता है, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि टेंस टाइम होता है, लेकिन आपके साथ मिलकर मैंने इस कन्फ्यूज़न को दूर किया और बताया कि टेंस वास्तव में टाइम नहीं होता है, टेंस बल्कि दो स्टेट्स का मिलन होता है। टेंस के बारे में जब हमने बात की तो हमें बात ये समझ में आई कि टेंस एक्चुअल में, टेंस जो है वास्तव में टाइम नहीं बल्कि ये किसी एक्शन की दो चीज़ों को बताने का काम करता है, दैट इज टाइम और दूसरा हुआ जी स्टेट। क्लियर? एक छोटा सा रिवीजन लगा रहे हैं उस पिछली क्लास को लेके, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब थोड़ा सा बात और बढ़ा लेते हैं आगे। जब आपने इस टाइम को समझने की कोशिश की, तो भैया बातचीत क्या समझ में आई कि ये जो आपका टाइम है बेसिकली 3 टाइप का है। पहला आपके सामने नज़र आया जी प्रेजेंट, दूसरा आपके सामने नज़र आया पास्ट, और तीसरा जो टाइम है वो आपके सामने नज़र आया मेरे दोस्तों फ्यूचर। बोलो जी, क्या नज़र आया? फ्यूचर। क्लियर है जी बात? चलो, जब आपने स्टेट की बात की थी तो आपको समझ आया कि स्टेट, सबसे पहली जो स्टेट है हमारे सामने, सबसे पहली जो स्टेट है हमारे सामने वो हमें समझ आई कि तू यहाँ जा, ठीक है जी। तो जो हमारी सबसे पहली जो स्टेट है हमारे सामने वो हमें समझ में आई कि वो थी जी हमारी इंडेफिनिट। बोलो जी, कौन सी थी? इंडेफिनिट। दूसरी जो स्टेट हमारे सामने आई वो थी जी हमारी कॉन्टिन्यूअस। तीसरी जो स्टेट हमारे सामने आई वो थी जी हमारी परफेक्ट। और चौथी मेरे दोस्तों जो स्टेट थी वो है हमारी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है जी, ये हमारी 4 स्टेट थी। इनसे हमारे 4 × 3 का रेशो मिलकर हमारे जो हमें टेंस पढ़ने थे वो बन गए थे जी टोटल 12 टेंसेज। बोलो भाई, कितने टेंसेज बन गए थे? टोटल 12 टेंसेज। ठीक है जी, अब ये हमने बात यहाँ तक समझ ली थी। तो दोस्तों, अब पिछली बातचीत को आगे कंटिन्यू करते हुए अब कुछ और बातें समझने की है। चूँकि ये सारी की सारी जो बातचीत है ना दोस्तों, ये जो सारी की सारी हमने अब तक बातचीत की है, ये सारी की सारी बातचीत इस एक्शन को लेके हुई है। तो इस एक्शन के लिए ये इम्पोर्टेंट है आप कुछ जान ले। एक्शन के लिए पहली बात तो ये है कि एक्शन हमारा एक वर्ब होता है। एक्शन वर्ड को इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। बोलो, क्या कहा जाता है? वर्ब। एक्शन वर्ड को इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। अब आगे की बात, अगर ये वर्ब है तो मेरे दोस्तों इस एक्शन को बताने के लिए इंग्लिश ने या फिर ग्रामरियन ने हमें 5 पैटर्न दिए हैं। बोलो, कितने पैटर्न दिए हैं? 5 पैटर्न। वो पैटर्न 5 कौन कौन से हैं? उसमें सबसे पहले जो आता है वो है दोस्तों आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरा जो पैटर्न आता है आपका वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आप जोड़ देते हो एस या फिर ईएस। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका आता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर आता है जी चौथे नंबर पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और 5वें नंबर पे आता है V1 में आप कभी कभी जोड़ने का काम करते हो, क्या? ING। बोलो भाई, तो ये हमारे कितने हैं जी? ये हमारे 5 पैटर्न हैं। ये हमारे वर्ब के
5 पैटर्न हैं जो किसी एक्शन को बताने के लिए ग्रामरियन ने या फिर इस लैंग्वेज ने हमें दिए हैं। बोलो जी, बात समझ में आ रही है नहीं यहाँ तक? अब अगर आप लोगों को यहाँ तक की बात क्लियर है, तो एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे बताना चाहूँगा, अगर आप समझने की उसको कोशिश करेंगे तो दोस्तों वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि दोस्तों हर एक स्टेट के लिए वो चाहे इंडेफिनिट हो या कॉन्टिन्यूअस हो या फिर परफेक्ट हो या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, वर्ब का एक फिक्स पैटर्न निश्चित है। यानी कि इन 5 में से कोई एक पैटर्न यूज किया जा सकता है या एक से ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है। आओ चलो देखें। देखो भाई, जब आप इस इंडेफिनिट की बात करते हो तो वर्ब के जो पैटर्न आप इसमें यूज कर सकते हो ना दोस्तों, तो वो आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या फिर ईएस। तीसरी बात आप यूज कर सकते हो इंडेफिनिट के लिए, अगर आपने इंडेफिनिट स्टेट को बताना है तो आप यूज कर सकते हो वह सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि V1 में SEIS या फिर V2। ये 3 वर्ब के ये 3 जो पैटर्न है ना, इंग्लिश में इंडेफिनिट स्टेट को बताने के लिए यूज किए जाते हैं। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है नहीं? क्लियर है जी? चलो आगे। जब आप इस कॉन्टिन्यूअस की बात करते हो तो इस कॉन्टिन्यूअस के लिए हमारे पास केवल और केवल वर्ब का एक ही पैटर्न है, एंड दैट इज V1 प्लस ING। अगर आपको किसी ऐसे एक्शन की बात करनी है जो कंटिन्यू है तो दोस्तों उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पैटर्न बना हुआ है और वो है V1 में ING। बोलो भाई, बात समझ में आ गई है नहीं? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब आप इस परफेक्ट की बात करते हो तो इसके लिए भी आपके पास एक इकलौता पैटर्न होता है, दैट इज V3, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड फॉर परफेक्ट स्टेट। अगर किसी एक्शन की आप कंप्लीट स्टेट को बताना चाहते हो देन वी ऑलवेज यूज परफेक्ट एंड इट मीन्स वी यूज्ड V3। फिर से बात को दोहराता हूँ, परफेक्ट के लिए हम लोग V3 यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूस के लिए हम लोग V1 में ING यूज़ करते हैं, इंडेफिनिट के लिए V1 और V1 में SEIS या फिर V2 यूज़ करते हैं। अब हमारे पास हमारी एक आखिरी स्टेज बच गई जी, दैट इज़ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसका क्या मतलब हुआ? दैट इज़ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो मेरे दोस्तों, आपने तो वर्ब के पांचों पैटर्न V1 भी, V1 में SEIS भी, V2 भी और भैया V3 भी और V1 में ING भी, पांचों के पांचों पैटर्न अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो मेरे दोस्तों आप इन 3 स्टेट में यूज कर चुके हो। इन 3 स्टेट में आप पांचों के पांचों पैटर्न यूज कर चुके हो। अब आगे का तो आपके पास कोई पैटर्न है नहीं वर्ब का, तो इस स्टेट के लिए क्या यूज करें? बात बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि ये स्टेट एक नहीं 2 स्टेजेस का मिलन है। ये बात मैं आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। तो अब आपको ये समझ में आ जानी चाहिए बात कि भैया दोस्तों, ये जब आप इस परफेक्ट की बात करते हो तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? जो आपने पहले यूज़ किया बिल्कुल वही, मतलब बात समझ में आई, V3। जब आप इस कॉन्टिन्यूअस की बात करते हो तो बात क्या समझ में आई? जो आपने कॉन्टिन्यूअस के लिए यूज़ किया दैट इज़ V1 में ING, यानी कि आप ये पैटर्न फॉलो करते हैं। किसके लिए आप ये पैटर्न फॉलो करते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये बात दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, जब जाके आपका भला होगा इस अंग्रेजी को लेकर। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है नहीं? क्लियर है जी बात? तो इन बातों को आप लोग याद रखेंगे। ये हमने वहाँ से आगे की अब बात स्टार्ट कर दी है, ठीक है जी? तो इन बातों को आप याद रखेंगे। ये पैटर्न हमेशा ऐसे ही रहेंगे, आप ये मत सोचना कि ये सिर्फ आज के लिए बताए गए हैं, ठीक है जी? ये हमेशा ऐसे ही यूज़ होते रहेंगे जब तक आप पूरी अंग्रेजी पढ़ोगे, तो इस बात को याद रखना। चलो भैया, अब थोड़ा सा बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं। देखो भाई, ये जो हमारा टेंस है ना दोस्तों, इसको पढ़ने के ना
यूँ तो कई तरीके हैं, लोग अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है जी, लेकिन एक जो सबसे सटीक और जो सबसे वैलिड तरीका है ना, मैं सिर्फ उसी पे बात करूंगा, मैं और किसी तरीके पे बात नहीं करने का, ठीक है जी। जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और हर तरीके से जो आपको बेहतरीन रिजल्ट दे, मैं सिर्फ उस तरीके पे बात करूंगा, बाकी मैं और किसी तरीके पे बात करने की ज़रूरत समझता नहीं हूँ, ठीक है जी। चलो भाई आगे बात को बढ़ा लेते हैं। देखो भाई, जब आप इस टेंस की बात करते हो दोस्तों, चलो थोड़ा सा अच्छा पढ़ाते हैं और थोड़ा सा भैया बातचीत को सजा भी लो, है ना। तो जब आप दोस्तों इस टेंस की बात करते हो ना, जब आप इस टेंस की बात करते हो तो इस टेंस के बारे में बातचीत मुझे कुछ ये समझ में आती है कि इस टेंस को जब आप पढ़ने और पढ़ाने के लिए तैयार होते हो तो इस टेंस के बारे में आपको दो चीज़ें बेहतरीन लेवल पे तैयार होनी चाहिए। इस टेंस का जो सबसे पहले पढ़ने का तरीका है मेरे दोस्त, उसे कहते हैं, इसके दो लेवल होते हैं। पहला जिसे आप कहते हो बेसिक लेवल, बोलो जी क्या कहते हो, बेसिक लेवल। दूसरी बात, एक दूसरा होता है इसका एडवांस लेवल, बोलो भाई क्या होता है जी, एडवांस लेवल। इस टेंस को बेसिकली आप दो हिस्सों में डाल के पढ़ सकते हो, बेसिक लेवल और एक होता है जी एडवांस लेवल। क्या होता है जी, एडवांस लेवल। इसका एक तीसरा लेवल भी होता है और जो बेहद इंपॉर्टेंट होता है, और वो इंटरमीडिएट लेवल कहा जाता है वैसे तो, लेकिन उसको एक दूसरे नाम से भी जाना जा सकता है, ठीक है जी। उसे कहते हैं आप कंपैरेटिव एनालिसिस, बोलो जी क्या कहते हैं, कंपैरेटिव, उसे कहा जाता है कंपैरेटिव एनालिसिस। बोलो भाई बात समझ में आ रही है नहीं। तो ये टेंस के हमारे पास ये 3 लेवल हैं, जिन 3 लेवल पे हमें तैयार होना होता है हर तरीके से लैंग्वेज के उन चारों पिलर्स को तैयार करने के लिए, दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। आप हर तरीके से परफेक्ट माने जाओगे अगर आप टेंस को इन 3 तरीकों से पढ़ लेते हो। अब ये तरीके कौन कौन से हैं भाई दोस्तों, ये तरीके हैं जी आपके, पहला कौन सा हो गया जी बेसिक, दूसरा कौन सा हो गया जी कंपैरेटिव एनालिसिस, और तीसरा कौन सा हो गया जी एडवांस। बोलो भाई कौन सा हो गया, एडवांस। अब अगर मैं इनके बारे में छोटी छोटी जानकारी जुटानी शुरू करूं, अब अगर मैं इन लेवल्स के बारे में छोटी छोटी जानकारी जुटानी शुरू करूं कि भैया इन लेवल्स में होता क्या है, तो बातचीत आओ और खूबसूरत लगेगी आपको देखने में और समझने में। तो जब आप इस बेसिक लेवल की बात करते हो ना टेंस की, तो दोस्तों इस पे 2 चीज़ों पे काम करे जाओ, इस पे 2 चीज़ों पे काम किया जाता है कि एक तो किसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और किसी टेंस की मेन वर्ब क्या होती है, 2 चीज़ों पे इनमें काम होगा। इस बेसिक लेवल में हमें सिर्फ ये जानकारी मिलती है कि किसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या क्या होती हैं, कैसे बनाई गई हैं। पहली बात, जब आप इस कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करते हो, जब आप इस कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करते हो तो मेरे दोस्त फिर बात मुझे ये समझ में आती है कि कंपैरेटिव एनालिसिस में हम लोग बेसिकली एक नहीं, एक से ज़्यादा सेंटेंसेस को, 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस को मिलाकर एक साथ पढ़ते हैं और उनको हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। आगे हम देखेंगे कैसे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझें, मोर देन 1 टेंसेस स्टडी टगेदर। बोलो भाई बात समझ में आ रही है नहीं, मोर देन 1 टेंसेस स्टडी टगेदर, एक से ज़्यादा टेंस एक साथ पढ़े जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है भैया, जब आप इस तीसरी बातचीत को समझने की कोशिश करते हो एडवांस, तो दोस्तों इस एडवांस लेवल पर जब हम इस टेंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर हमें ये बात समझ में आती है कि यहाँ पर हमारे पास एक नहीं बल्कि एक साथ 2 सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 सेंटेंसेस होते हैं
और इन दोनों सेंटेंसेस में खासियत क्या है, इन दोनों सेंटेंसेस में अगर मैं इसको नाम दूं S1 और अगर मेरे दोस्तों मैं इसको नाम देता हूं S2, मैं अगर इसको नाम दूं S1, अगर मैं इसको नाम दूं S2, तो मुझे ये बात समझ में आती है। अब एडवांस लेवल क्या है, तो जाहिर है इस सेंटेंस का कुछ टेंस होगा। अब जो इसका टेंस है, अब इस सेंटेंस का भी कुछ टेंस होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा नियम काम करता है कि हो सके कभी कभी पहले सेंटेंस की वजह से दूसरे का टेंस निर्धारित किया जाता है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दूसरे की वजह से पहले का टेंस निर्धारित किया जाता है। इसी एडवांस लेवल को कुछ लोग पढ़ने और पढ़ाने वाले एक और नाम से भी जान लेते हैं, शॉर्टकट। बोलो भाई किस नाम से? शॉर्टकट। यानी कि शॉर्टकट हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बेसिकली एक नहीं दो सेंटेंसेस हो जहाँ पर एक की वजह से दूसरे का टेंस हमें बदलता हुआ नज़र आता है, या फिर जहाँ पर हम ये कहें कि एक की वजह से दूसरे का टेंस डिसाइड किया जाता है, या फिर मैं ये कहूँ कि दूसरे की वजह से पहले का टेंस डिसाइड किया जाता है। दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। तो दोस्तों ये वो 3 लेवल हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, जब आप बेसिक लेवल की बात करते हो तो बेसिक लेवल पे हम लोग ये सीखते हैं कि किसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब किस प्रकार बनाई जाती है और कौन कौन सी होती है। जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करते हो इस टेंस के लेवल को लेके, तो दोस्तों तुलनात्मक अध्ययन हिंदी में कहा जाता है। हम एक नहीं एक से ज़्यादा टेंसेस को मिलाकर पढ़ने का काम करते हैं और इसे कंपैरेटिव एनालिसिस कहा जाता है। तीसरे नंबर पे एडवांस। बेसिकली एक नहीं एक से ज़्यादा सेंटेंस हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और एक सेंटेंस की वजह से दूसरे सेंटेंस का टेंस डिसाइड होता है, या फिर हो सके कि दूसरे की वजह से पहले का टेंस डिसाइड हो, तो इसको कहा जाता है एडवांस लेवल या फिर शॉर्टकट लेवल। मेरे हिसाब से ये बात आपने समझ ली होगी। तो टेंस हम लोगों को 3 लेवल पे पढ़ना है जी। कौन कौन से? बेसिक, और दूसरा कंपैरेटिव एनालिसिस, बोलिए मेरे साथ साथ, तीसरा एडवांस लेवल। इसको एक और भी नाम से जाना जाता है, शॉर्टकट के नाम से। बेसिक में हम लोग क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब किसी टेंस की कैसे बनाई जाती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये सीखते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं? दूसरे नंबर पे एक से ज़्यादा टेंसेस को एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं ताकि उनको एप्रोप्रिएट यूज़ का पता लग जाए। तीसरे नंबर पर आता है हमारा एडवांस लेवल या फिर शॉर्टकट। इसमें हम क्या करते हैं? एक सेंटेंस के टेंस पता होने के बाद दूसरे सेंटेंस का टेंस निर्धारित करना या दूसरे की वजह से पहले का टेंस बदलना, ये सब चीज़ें हम इसमें सीखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपने यहाँ तक की चीज़ें बहुत अच्छे से समझ ली होगी। तो दोस्तों अब वो समय आ गया है कि अब मैं आपको वो सिखाने की कोशिश करूं जो मैंने अभी आपको बताने का काम किया है। देखो भाई, जब आप इस टेंस को पढ़ते हैं तो इस टेंस का जब आप दोस्तों बेसिक लेवल तैयार करते हैं, बोलो जी कौन सा लेवल तैयार करते हैं? बेसिक लेवल। तो इस बेसिक लेवल के बारे में बात सुनो। देखिए, जब आप इसका बेसिक लेवल तैयार करते हैं ना दोस्तों, तो बेसिक लेवल में बेसिकली हम चीज़ सीखते क्या हैं? हम लोग सीखने का काम करते हैं कि किसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब कैसे बनाई जाती है। बोलो भाई, यही तो सीखे हम या इसके अलावा कुछ और सीखे हैं? तो भैया आ जाओ। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। भैया देखो, अब एक छोटी सी बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देखो, इसको पढ़ने के लिए ना, इस टेंस को पढ़ने के लिए जब आप इस टेंस की बात करते हो ना दोस्तों, तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, ये आपके काम आती हैं पढ़ने में। आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि फ्रेज क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि क्लोज क्या होता है। ठीक है जी, आपको ये 3 चीज़ पता होनी चाहिए। और एक चौथी चीज़ आपको
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी पता होने चाहिए। यानी कि ये जब आप इस टेंस को पढ़ने का काम करते हो तो ये भाई साहब ये सारी चीज़ें प्री नॉलेज, पूर्व ज्ञान आपको इनका होना चाहिए, इन चीज़ों का पूर्व ज्ञान आपको होना चाहिए, तब आप टेंस को बहुत अच्छे लेवल पर समझते हो। ठीक है, वैसे मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, लेकिन इनका पूर्व ज्ञान रिक्वायर्ड होता है। फिर भी अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग एक वीडियो इन सब चीज़ों पर भी बना देंगे, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी समस्या वाली बात नहीं है। बस अगर आपको ये अच्छे से क्लियर है तो आपकी चीज़ें ना बहुत बहुत अच्छे लेवल पर तैयार होती हैं, आप उन्हें परफेक्शन देने का काम करते हो जब आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होती है, बाकी समझ में तो आ ही जाता है। ठीक है जी, चलो खैर, तो भैया अब इसकी आगे जी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बनाने की बात। बोलो भाई क्या आगे जी इसकी, अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बनाने की बात। तो भैया अब शुरुआत करते हैं अपने टेंसेस को लेकर। जब आप पहले टेंस की बात करते हो, तो पहला टेंस मेरी समझ में आता है जी कौन सा, बेसिक लेवल पर आगे भाई। अब हम पहला टेंस, भाई विजिबल है यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल है, सही है। ठीक है जी, चलो भाई पहला हमारे सामने जो टेंस आता है, भाई थोड़ा सुथरा सा बनाओ इसे, एक करने बात बनने की। ठीक है जी, चल भाई रे। ठीक, तो जब आप टेंस की बात करते हो तो बेसिक लेवल पे जब बात की जाती है ना दोस्तों, तो जब आप पहले नंबर पे बात करते हो तो पहले नंबर पे हमारा जो टेंस आता है ना, वो आता है जी सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बोलो भाई कौन सा आता है जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है जी, ये तो आता है भाई, हमारा आता है जी सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जी। क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। भैया जब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप समझने और समझाने का काम करते हो, जब आप इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने और समझाने का काम करते हो तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे पहले काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे। ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसमें जो हमारा पहला आता है बातचीत, वो आती है जी हमारी इस एजर्टिव सेंटेंस को लेके। बोलो भाई किसको लेके, इस एजर्टिव सेंटेंस को लेकर, इस एजर्टिव सेंटेंस को लेकर आती है वो सारी बातचीत हमारी। इस एजर्टिव सेंटेंस की जब आप बात करते हो तो दोस्तों एजर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है, एजर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है स्पीकर, अर्थ, या इसमें किस तरीके के वाक्य बोले जाते हैं। तो इसमें समझ में आता है कि इसमें स्पीकर जो है अपना कोई स्टेटमेंट देता है। बोलो भाई क्या देता है जी, स्पीकर कोई अपना स्टेटमेंट देने का काम करता है। स्पीकर कोई स्टेटमेंट देने का काम करता है, क्लियर है जी बात। तो स्पीकर का स्टेटमेंट इसमें दर्ज किया जाता है बातचीत में। अब भाई स्पीकर का स्टेटमेंट दर्ज किया जाता है तो भैया अब आपको ये बात अच्छे से बता कि स्पीकर का जो स्टेटमेंट है ना भैया, इट कैन बी पॉजिटिव, हम अच्छा भी बोल रहे हैं किसी के बारे में और भाई बुरा भी बोल दें, अपने बात अपने लिए भी है ना, तो कभी कभी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। भैया कही गई बात या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है, दूसरा तो इसमें कोई चारा है ही नहीं। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं। जब आप इसे पॉजिटिव कहते हो, जब आप इसे पॉजिटिव कहते हो कही गई बातचीत को, तो मेरे दोस्तों मुझे ये समझ में आता है कि इसे कहा जाता है पॉजिटिव सेंटेंस। बोलो भाई क्या कहा जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस। अब इस पॉजिटिव सेंटेंस का एक और नाम हो, इसे आप एक और नाम से जानते हो, इसे कह सकते हो आप अफर्मेटिव सेंटेंस। बोलो भाई क्या कह सकते हो, अफर्मेटिव सेंटेंस। बोलो जी बात समझ में आ रही है नहीं, इसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सको। अगर स्पीकर का दिया गया स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव, तो मेरे दोस्तों इसको कहा जाता है नेगेटिव, इसको कहा जाता है नेगेटिव सेंटेंस। बोलो भाई बात समझ में आ रही है नहीं, इसको कहा जाता है जी नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि हमें ये बात समझ में आ गई कुल मिला के,
कुल मिलाकर जो बात हमारी समझ में आई ना दोस्तों, वो ये समझ में आई कि ये जो हमारा एडजेक्टिव सेंटेंस है ना, ये दो तरीके का है। एडजेक्टिव सेंटेंस जो है हमारा दो तरीके का है। पहला हुआ पॉजिटिव, या फिर जिसका नाम क्या हुआ, अफर्मेटिव। दूसरा हुआ नेगेटिव। ठीक है जी, पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके का होता है। बोलो भाई, इतनी बात क्लियर है। अब इस एडजेक्टिव के स्ट्रक्चर पर बात कर लेते हैं। जब आप इस एडजेक्टिव के स्ट्रक्चर पर बात करोगे तो भैया दोनों ही तरीके के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे भाई। ठीक है जी, जब आप एडजेक्टिव सेंटेंस की बात करते हो स्ट्रक्चर की, तो भैया हम किसके लिए बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। तो भैया अब स्ट्रक्चर की बात चलो कर लेते हैं जी, हैं भाई। स्ट्रक्चर की बात हम लोग कर लेते हैं। तो भैया जब ये तो हुई, मैंने थोड़ी सी जानकारी दी है क्योंकि सेंटेंस की थोड़ी सी जानकारी मुझे चाहिए। तो भैया फिर मुझे बात ये समझ में आई कि ये जो हमारा एडजेक्टिव है, तो दोस्तों ये हमारा दो टाइप का है। एक हुआ जी हमारा, क्या लिख दिया मैंने, एक हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। बोलो क्या हुआ भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है जी। और दूसरा क्या हुआ मेरे दोस्त, हमारा नेगेटिव सेंटेंस। बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं। अब भाई एक बात अब सुनना ध्यान से। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसे दिमाग में बिठा लियो भाई अपने बात को। ये बात अलग है, इधर लिख रहा हूँ मैं, एक और बात इधर लिख रहा हूँ कि भैया ये जो हमारा, भाई नु बताओ विजिबल है क्या, दिखाई दे रहा क्या भाई। हाँ लिखा भाई, हाँ दे रहा भाई, दिखाई। ये जो हमारी दोस्तों हेल्पिंग वर्ब है ना, बोलो भाई क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों इसका जो यूज होना एक्शन को जनरेट करने में किया जाता है। टू जनरेट एन एक्शन। ठीक है जी, एक एक्शन को जनरेट करने में किया जाता है ताकि टेंस बनाया जा सके। बात समझ में आ रही, ऐसा समझना इस बात को। अब चूंकि जब आप इस सेंटेंस की बात करते हो, तो भैया एक सेंटेंस का बेसिक सा स्ट्रक्चर अगर मैं लिखना चाहूं, मेरी समझ में आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और भाई साहब ये आ गया जी आपका ऑब्जेक्ट, और ये फुल स्टॉप। बोलो भाई ऐसा ही तो समझ में आ रहा है मेरी, थोड़ा सा कुछ। चलो भाई, जब आप इस हेल्पिंग वर्ब की बात करते हो तो दोस्तों ये हो भी सकती है और ये नहीं भी हो सकती है। ऐसा भी हो सके कि ये भी हो और ये भी हो, ऐसा हो सके कि यो ना हो और भाई यो हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा। बस बात समझ में आ रही है, नहीं क्लियर है। ऐसा हो सके कि दोनों ही हो, ऐसा हो सके या ना हो और यो हो, क्लियर, ऐसा हो सकता है। ठीक है जी। चलो, तो अब जब मैं इसकी बात करता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो भैया एक बात समझना ध्यान से, एक बात ये ध्यान से समझना। जब आप इस अफर्मेटिव की बात करते हो ना, जब आप इस अफर्मेटिव की बात करते हो तो दोस्तों इसमें जो समझ में आता है, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए तो भैया एक तो आएगा आपका क्या जी, सब्जेक्ट। बोलो भाई क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट की बातचीत कुछ ऐसी हो सकती है, दिस सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर और दिस सब्जेक्ट कैन बी प्लूरल। भैया ये जो आपका सब्जेक्ट है ये सिंगुलर भी हो सके और ये प्लूरल भी हो सके। अब अगर सिंगुलर और प्लूरल है तो इसी के हिसाब से आने वाली वर्ब आएगी, इसी के हिसाब से आने वाली वर्ब आएगी। भाई अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हम लोग यूज़ करते हैं सिंगुलर वर्ब, यानी कि V1 में हम लोग S या फिर ES जोड़कर चलते हैं। बोलो भाई पहली बात समझ में आ रही है। दूसरी बात, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हम लोग यूज़ करते हैं केवल V1 वाला पैटर्न। बात समझ में आई।
बात समझ में आई भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम भाई उन 3 पैटर्न में से ही तो कोई पैटर्न यूज करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं? भाई इंडेफिनिट के लिए हमारे पास कितने पैटर्न है मेरे दोस्त? हमारे पास यही तो पैटर्न है V1, या फिर V1 में क्या जुड़ा हुआ नज़र आ रहा? SEIS, या फिर V2, या फिर भाई V3, या फिर भाई V1 में एक आखिरी और 5वां पैटर्न। बोलो भाई और भी है क्या कुछ हमारे पास? और तो हमारे पास कुछ है ही नहीं मेरे दोस्त, है भाई? और भी है क्या कुछ हमारे पास? और तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। यही तो 5 पैटर्न है जो हमें सीखने सिखाने हैं, है भाई? और तो नहीं है। चलो भाई, भाई अगर इतनी बात समझ में आ गई तो भैया आगे की कहानी वही पुरानी रहेगी। इतना हो गया, आगे आपका वही ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा और भैया इसके बाद आपका फुल स्टॉप। क्लियर है जी? ये एक स्ट्रक्चर इसका बन के सामने आ गया। क्लियर है जी बात? चलो भाई, भाई अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करूं इस बात को लेके, अगर मैं इस बात को लेके एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करता हूं तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई राइट अ पोएम डेली। बोलो भाई दोस्तों ये बात समझ में आ रही है नहीं? आई राइट आई पोएम डेली। अब अगर आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप ये बात आसानी से समझ जाओगे। सॉरी, थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं भाई, ठीक है? थोड़ा सा चेंज करते हैं और मैंने यहाँ पे लिखा जी आपके सामने, मैंने कहा दे राइट अ पोएम। बोलो जी भाई क्या है? दे राइट अ पोएम। अब अगर आप इस सेंटेंस को ऑब्जर्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट नज़र आया। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो ये आपकी V1 नज़र आई, और भाई ये आपका ऑब्जेक्ट के नाम पर जो भी कुछ है। बोलो भाई बात समझ में आ रही है नहीं? अगर यहाँ तक की बात आप लोगों ने समझ ली है तो अब इसके बाद थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस को भी भैया कंगाल लेते हैं, है ना? क्योंकि ये भी तो हमारे काम का है ना। तो भैया काम का है तो आओ इसे भी समझो भैया। बाकी सारी बातचीत वैसे ही रहेंगी कि ये आपका सब्जेक्ट हुआ, और दोस्तों याद रखना इट कैन बी सिंगुलर और इट कैन बी प्लूरल। अब दोस्तों एक मेरी बात इंपॉर्टेंट सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात जो आपके जीवन भर बहुत काम आएगी। मैंने अभी अभी आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड टू जनरेट एन एक्शन, और जब तक एक्शन जनरेट नहीं होता टेंस का अस्तित्व ही नहीं होता, आप टेंस डिसाइड नहीं कर सकते। तो भैया अब एक बात याद रखना, अब एक और बात याद रखना, ये बात आपको अपने पल्ले बांध लेनी है कि भाई आपका एक तो हो गया नेगेटिव सेंटेंस। बोलो जी कैसा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव। और एक हो गया इंटररोगेटिव सेंटेंस जिनमें आप सवाल पूछते हो। याद रखना मेरे दोस्तों, बिना हेल्पिंग वर्ब के इनका कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि मैंने लिखा HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब नेसेसरी। अगर आप कोई भी नेगेटिव या फिर अगर आप आई रिपीट अगर आप कोई नेगेटिव सेंटेंस या फिर अगर आप कोई नेगेटिव या फिर इंटररोगेटिव सेंटेंस लिखना बोलना चाहते हो तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब मस्ट है मेरे भाई, याद रखना हमेशा। तो अब एक बात बताओ, हमें बोलना है नेगेटिव सेंटेंस। बोलो जी हमें क्या बोलना भाई? नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए तो वी ऑलवेज नीड हेल्पिंग वर्ब। अब इस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाएं? अब इस टेंस के लिए हम लोग जब हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे तो हम एक शब्द के पास जाएंगे और उससे लेकर आएंगे। और वो शब्द क्या है दोस्तों? सुन लीजिए, वो शब्द क्या है मेरे दोस्तों? वो शब्द है DO। बोलो भाई क्या नाम है इस शब्द का? इसे कहते हैं डू। क्या कहते हैं जी? डू। जब आप इस डू के बारे में बातचीत करना शुरू करते हो तो मुझे ये समझ में आता है कि इसकी मेरे सामने 3 फॉर्म है। पहला डू, और दूसरा डिड, और तीसरा हुआ मेरे दोस्त डन। यानी कि इन 3 फॉर्म, ये तीनों की तीनों किसकी फॉर्म है भाई?
ये तीनों की तीनों डू की फॉर्म है, यानी कि इसे आप लोग कहते हो फर्स्ट फॉर्म, इसे आप लोग कहते हो सेकंड फॉर्म, इसे आप लोग कहते हो मेरे दोस्तों थर्ड फॉर्म। अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब का, अरे मैं देख ही नहीं रहा था, चलो कोई नहीं। अब चूंकि आपको करना है चुनाव हेल्पिंग वर्ब का, तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का चुनाव किस हिसाब से होगा, अब जरा ये बात समझ लो। चूंकि ये बात प्रेजेंट की है, चूंकि ये बात प्रेजेंट की है, तो प्रेजेंट के लिए हमारे पास हमें जो वर्ब मिली है ना एक्शन जनरेट करने के लिए, दैट इज फर्स्ट फॉर्म, दैट इज फर्स्ट फॉर्म। याद करो पहले दिन की पहली क्लास और उसका पहला सेंटेंस, आई राइट अ लेटर। आपने कहा सर समय तो प्रेजेंट का है, तो फॉर्म कौन सी थी, V1। बोलो भाई कौन सी थी फॉर्म, V1। बात समझ में आई। तो भैया यहाँ भी कौन सी यूज करोगे मेरे दोस्तों, यहाँ भी कौन सी फॉर्म यूज करोगे बता दो, डू। अब भाई एक बात और चलो समझ लेते हैं। अब एक बात समझो, सब्जेक्ट हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई जी क्या, डू। क्या आ गई भैया, डू। अब चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, अब हमें SEIS भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो इसीलिए से हमने इसमें क्या जोड़ा भाई, ES। बोलो भाई क्या जोड़ा, अरे बोलो क्या जोड़ा भाई इसमें, ES सब्जेक्ट है जी। चलो भाई अब अगर चूंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो भैया फिर तो कोई समस्या है ही नहीं, तो भाई फिर तो कोई समस्या है ही नहीं। तो अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई जी केवल डू, और भाई आगे का सेंटेंस वैसा ही रहेगा। बोलो V1 और वही आपका पुराना ऑब्जेक्ट। बोलो भाई बात समझ में आ रही है नहीं। दूसरा स्ट्रक्चर हो गया मेरे दोस्तों आपका यू, पहला स्ट्रक्चर हो गया आपका यू अफर्मेटिव के लिए और यू नेगेटिव के लिए। अब आप देखो अगर मैं इसी लिखे हुए सेंटेंस को नेगेटिव बनाकर लिखना चाहता हूँ तो भाई यू कैसे लिखे जाएगा, तो भाई यू कैसे लिखे जाएगा मेरे दोस्त। तो आपने कहा सर वेरी आसान, आपने कहा दे डू नोट राइट अ पोएम डेली। बोलो भाई बात समझ में आई है नहीं, अरे भाई ये तो थोड़ी समस्या होगी भाई। ठीक है जी, चलो भाई तू हट। ठीक है भाई, भाई इतनी बात हो गई। चलो भाई थोड़ी सी और बात कर लेते हैं भाई, जरूरी है भाई। हेल्पिंग वर्ब के लिए भाई अब नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमें सबसे जरूरी चीज क्या है भाई, हमें चाहिए NOT नोट। क्या चाहिए भाई, नोट। भाई ध्यान रखना जनरली ये नोट, जनरली ये जो नोट है ना, जनरली ये जो नोट है ना दोस्तों, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखे जा, बस ये बात याद रखियो भाई। और आगे आएगा भैया आपका क्या जी, आगे आएगा आपका V1 और आगे आएगा जी आपका ऑब्जेक्ट। बोलो भाई बात समझ में आई। तो अगर आपने इसका नेगेटिव लिखा तो आपने कहा सब्जेक्ट अपनी जगह, फिर हमने प्लूरल होने के नाते सब्जेक्ट को डू लिखा जी, फिर उसी के साथ नोट लिखा और फिर V1 लिखा जी, और आगे भाई जो जैसा है। बोलो भाई यहाँ तक की बात समझ में आई है नहीं। ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। बोलो भाई बात समझ में आई। आ जाओ भाई पेज नंबर 2 पे आ जाओ, अगले पेज पे आ जाओ। यानी कि अब तो इतनी बात हमने समझ ली भाई। इसके बाद हमारे सेंटेंस का कौन सा टाइप आता है भैया जी, इसके बाद आता है हमारा इंटररोगेटिव। बोलो भाई कौन सा आता है जी, इंटररोगेटिव। अब ये जो भैया इंटररोगेटिव सेंटेंस है बेसिकली ये 2 टाइप के होते हैं। बोलो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक होते हैं ये क्लोज एंडेड। बोलो भाई कौन से होते हैं, एक होते हैं ये क्लोज एंडेड, एक होते हैं ये क्लोज एंडेड, एक होते हैं जी ये क्लोज एंडेड। बोलो भाई क्या होते हैं ये, क्लोज एंडेड। और एक होते हैं मेरे दोस्तों ये ओपन एंडेड। बोलो भाई कौन से होते हैं, एक होते हैं ओपन एंडेड। यानी कि ये हमारे 2 टाइप के होते हैं सेंटेंस। एक हमारा हुआ जी क्लोज एंडेड, क्या हुआ भाई क्लोज एंडेड, एक हुआ हमारा ओपन एंडेड। अच्छा दोस्तों एक और बात तुम समझ लियो, ये आपके काम आ सकती है बात, कि भैया इन दोनों का जो आधार हो ना, जिस आधार पे ये बांटे जा, भैया इनका आधार हो इनका आंसर। बोलो भाई क्या हो इनका आधार, इनका आंसर, इनके ये आंसर के आधार पर बांटे गए। भैया ऐसे क्वेश्चन जो
जिनका जो आंसर है अगर हमें मिलता है यस और नो में, बोलो भाई किन में मिला है, यस और नो में। अगर हमें ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर हमें मिलता है यस और नो में तो उन्हें क्या कहेंगे, क्लोज एंडेड। ठीक है भाई। और भाई ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमें कुछ कह कर बताना पड़े, यानी कि ये मान लो कि डिटेल में आंसर देना पड़े थोड़ा सा, बोलो भाई कौन से में आंसर देना पड़े, डिटेल में, या फिर आप कह लो एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करना पड़े भाई, कुछ कहना पड़े, है ना। तो भाई इनके बारे में भी राम कहानी सुन लियो क्या है। ठीक, तो भाई इन्हें कहा जा भाई ओपन एंडेड। बोलो भाई क्या कहा जा इन्हें, ओपन एंडेड। इनका आधार क्या हो मेरे दोस्त, इनका आधार होता है, इनका आधार होता है आंसर। क्या होता है इनका आधार, आंसर इनका आधार होता है। ठीक है जी। अच्छा भाई, अब जब आप इस क्लोज एंडेड की बात करते हो तो भैया इनके अपने स्ट्रक्चर हों, बोलो क्या हो इनके अपने स्ट्रक्चर। तो देखो ये आपका इंटररोगेटिव सेंटेंस हो गया जी। आपको तो ये पता ही है कि ये दो टाइप का है, एक हमारा हुआ जी क्या, क्लोज एंडेड, और मेरे दोस्तों एक आपका हुआ जी ओपन एंडेड। बोलो भाई क्या हुआ, ओपन एंडेड। आओ भाई थोड़ा सा इन पर भी बात कर लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका ये जो क्लोज एंडेड है और ये जो ओपन एंडेड है दोस्तों, इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों अब एक बात और समझ लो भाई कि क्लोज एंडेड का जब आप स्ट्रक्चर की बात करते हो तो सबसे पहला आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए भैया हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब तो आप दो ही यूज कर रहे, या तो आपकी है डू या फिर आपकी है जी हेल्पिंग वर्ब क्या, डज। अब ये तो डिपेंड करा आपके सब्जेक्ट पे कि अगर आने वाला जो आपका सब्जेक्ट है अगर वो है कैसा और वो है कैसा। अब इस कैसे कैसे का क्या मतलब है, इस कैसे कैसे का मतलब ये है कि भैया अगर अगर आपका जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो है दोस्तों, वो है जी आपका प्लूरल, तो आप यूज करते हो डू। अगर सिंगुलर है तो आप यूज करते हो क्या, समझ आई जी बात। चलो भाई, तो ये डू या डज शुरू में और ये सब्जेक्ट हो गया आपका। उसके बाद फिर आपका आएगा जी मेन वर्ब। बोलो क्या आएगा, मेन वर्ब। तो जी ये आपकी समझ में क्या आया भैया, V1। और उसके बाद क्या आया भैया आपका ऑब्जेक्ट। याद रहे आखिर में एक क्वेश्चन मार्क भी आएगा। बोलो भाई बात समझ में आ गई या नहीं। ठीक है जी। चलो अब ये बात होगी क्लोज एंडेड के लिए, ऐसा स्ट्रक्चर होगा यस नो, यस या फिर नो वालों के लिए। लो थोड़ा सा और इसे देख लो। सबसे पहले आसान लैंग्वेज में क्या कहूँ, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और भैया मेन वर्ब और भैया ऑब्जेक्ट। ये एक स्ट्रक्चर फिक्स होता है जब भी आप किसी से कोई सवाल पूछने का काम करते हैं। बोलो भाई बात समझ में आ गया नहीं। जब आप इस ओपन एंडेड की बात करते हो तो दोस्तों इस ओपन एंडेड के बारे में भी एक बात सुनो, इस ओपन एंडेड के बारे में एक बात सुनो। इस ओपन एंडेड में ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो सब्जेक्ट है और ये जो मेन वर्ब है और ये जो ऑब्जेक्ट है, बाकी सारी चीज़ें तो एक जैसी ही हैं, लेकिन इसमें शुरुआत जो होती है वो होती है मेरे दोस्तों WH वर्ड से। बोलो भाई किससे, WH वर्ड से इसमें शुरुआत होती है। और जब इसमें WH वर्ड से शुरुआत होती है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें इतना हिस्सा तो यो एक ही है। अरे भाई अगर अब जो तुम इसे देखोगे, अगर तुम इस इतने हिस्से को देखोगे तो मेरे दोस्तों ये तो तुम्हें नजर आएगा सेम ही है, इतना तो है भाई, इतना तो सेम ही है। अब इसमें अलग क्या है, अलग यो इतना है, तो बस इसमें यो ही अंतर हो। तो कंक्लूजन बात का ये आया कि भैया कि ओपन एंडेड का जो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले आपको नज़र आएगा WH वर्ड और प्लस आगे का जो सेंटेंस होगा वो होगा मेरे दोस्तों आगे का जो सेंटेंस होगा वो कैसा होगा भाई, क्लोज एंडेड ही होगा, उसमें ज़्यादा कोई अंतर वाली बात है नहीं। बोलो जी बात समझ में आ रही है नहीं है भाई, बात समझ में आ रही। चल भाई अगर आ रही तो इस बात को भी मेरे दोस्त नोट कर लिए।
ठीक है जी। तो अगर बात समझ में आई तो चलो भाई, अब ओपन एंडेड का भी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, इसमें लिखने की कोई बात नहीं है। अब अगर मैं क्लोज एंडेड सेंटेंस लिखना चाहता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, ले भैया CE, अगर मैं लिखना चाहता हूँ, मैंने कहा डज शी राइट्स अ पोएम, तो मेरा कोई काबिल दोस्त देखकर बताएगा कि इस लिखे गए सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है। मेरा कोई काबिल दोस्त देखकर बताएगा कि इस लिखे गए सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम साफ नज़र आ ही गई होगी कि भैया अगर आपने, ये हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, अगर आपने इसके साथ SEIS जोड़ ही दिया है तो भाई फिर इसके साथ SEIS जोड़ने का कोई फ़ायदा थोड़ा ही है, ये तो गलत है। तो आपका करेक्ट सेंटेंस बनता है डज सी राइट अ पोएम, डज सी राइट अ पोएम। ठीक है जी। अब भैया अगर मैं इसी लिखे गए सेंटेंस को ओपन एंडेड में लिखना चाहूँ, ओपन एंडेड में लिखना चाहूँ, ठीक है, तो भाई अब कोई भी WH वर्ड ले लो आप, कोई भी WH वर्ड वो ले लो आप, कोई भी WH वर्ड जो आपको अच्छा लगे आप वो ले लो, है भाई। तो आपने कहा वाई, और फिर आपने कहा जी डज शी राइट अ पोएम। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं। अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो बात फिर वही पुरानी आवेगी निकल के, बात वही पुरानी आवेगी निकल के। अगर इतने को ऑब्जर्व करोगे ना मेरे दोस्तों, तो अंतर तो कुछ है ही नहीं। ये सारा का सारा है क्या, ये सारा का सारा है क्या, अरे ये वही नहीं क्या, क्लोज एंडेड, बस WH वर्ड का ही तो अंतर है भाई। बोलो भाई बात समझ में आ गया नहीं। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आई हमारी, डू या डज। बोलो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आई हमारी, डू या फिर डज। क्लियर है इतनी बात। चलो जी भाई बात को आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी। अब दूसरी बात, अब भाई दूसरी बात, अच्छा एक छोटी सी बात नोट करके लिखना, ये आपके काम आएगी। एक छोटी सी बात नोट करके लिखना कि भाई ये जो हमारा, ये जो आपको अभी अभी पता लगा कि ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, तो भैया इस सब्जेक्ट को आपने दो हिस्सों में बांटा। सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर और भाई इट कैन बी प्लूरल। बात समझ में आई। अब सिंगुलर के साथ क्या आवे है भाई, सिंगुलर वर्ब आती है, और भाई प्लूरल के साथ क्या आवे भैया, प्लूरल वर्ब आती है। बोलो आती है नहीं। आपने यो नाम तो सुना होगा, आपने ये नाम तो सुना होगा नाउन। तो भैया देखो नाउन को जब आप सिंगुलर से प्लूरल में बदलते हो, नाउन को जब आप सिंगुलर से प्लूरल में बदलते हो, तो जनरली हम लोग दोस्तों क्या ऐड करते हैं इस प्रोसेस में, हम S या फिर ES ऐड करते हैं। ये बात है नाउन की। बोलो भाई किसकी बात है, नाउन की। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट मैं बात अगर उल्टी कर दूं ना भाई वर्ब की, तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, वर्ब का जो मूल रूप होता है ना, वर्ब का जो मूल रूप होता है ना दोस्तों, उसे कहा जा बेस फॉर्म। बोलो भाई क्या कहा जा, बेस फॉर्म। और ये जो बेस फॉर्म होती है ना भाई, याद रखिए ये बात, ये जो बेस फॉर्म होती है ना मेरे दोस्त, या ऑलवेज प्लूरल हो यानी कि या बहुवचन में ही हो। अगर तुम इसे सिंगुलर बनाना चाह रहे, अगर तुम इस बेस फॉर्म को क्या बनाना चाह रहे, सिंगुलर, तो फिर यही नियम अपनाया जाए जो आप नाउन के साथ अपनाओ, यानी कि इसमें आप क्या जोड़ने का काम करो, S या फिर ES। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं। अब एक बात सुनो, अब अगर मैं कहता हूँ, अब अगर मैं कहूँ भैया नाउन के लिए एक सुनो, आपने कहा भाई फिश, अरे तो मैंने एग्जाम्पल ही गलत लिख लिया, हाँ भाई हट जा,
आपने कहा जी, आप एक एग्जाम्पल लिखिए भाई, आपने कहा BUS। अगर आपको ये पता है कि ये हमारा जो भी कुछ है नाउन है, ठीक है जी, आप इसे प्लूरल बनाना चाह रहे हैं, बोलो क्या बनाना चाह रहे हैं, प्लूरल। तो आपने कहा बस एक हुआ, बस एक हुआ, और भाई हमने इसमें जोड़ दिया ES। बोलो भाई क्या जोड़ दिया, ES। क्लियर है जी बात। चलो अब अगर इसकी बजाय अगर मैं आपके सामने लिख देता हूँ एक वर्ब, तो यानी कि ये जो हमारी बातचीत है ना दोस्तों, ये प्लूरल है, इसे प्लूरल नाउन कहेंगे। लेकिन अगर यह बातचीत बदल जाए किसके साथ, वर्ब के साथ, बोलो किसके साथ बदल जाए ये बातचीत, वर्ब के साथ। वर्ब में अगर मैं कोई भी एक वर्ब लेता हूँ, मैंने कहा राइट, बोलो भाई क्या कहा, राइट। अभी अभी मैंने आपको ये बताया है कि वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है ना दोस्तों, वो कैसी होती है, वो भैया प्लूरल हो। और अगर इस प्रोसेस में आप इसे सिंगुलर बनाना चाह रहे हैं ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपने कहा राइट, और भाई इसके साथ जो भी उचित हो SEIES आप जोड़ने का काम करोगे, यानी कि ये जो बनाना, ये बनी आपके सामने सिंगुलर वर्ब। बोलो भाई क्या बनी, सिंगुलर वर्ब। बात समझ में आ गई। अब ये बात अगर आपने समझ ली, तो थोड़ी सी एक और बात आपको मैं समझाना चाहूँगा, थोड़ी सी एक बात और मैं आपको समझाना चाहूँगा। इसके लिए हम अगले पेज पे चलेंगे। देखो भाई, अगर मैं आपके सामने 3 सेंटेंस लिखता हूँ, मैंने कहा ही राइट्स अ लेटर, दूसरी बात दे राइट अ लेटर, और फिर एक सेंटेंस में लिखता हूं मेरे दोस्तों, आई राइट्स अ लेटर। इन तीनों सेंटेंस को चेक करेंगे हम, इन तीनों सेंटेंस को 1 बाय 1 चेक करेंगे हम। भाई पहला आपने कहा ही, आपने कहा राइट्स, भाई सिंगुलर सब्जेक्ट, आपने कहा सब्जेक्ट कैसा है जी, सिंगुलर है, आपने कहा राइट्स, ES लग गया, बिल्कुल ठीक हो गया भाई, SEIS, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, यो आपका सब्जेक्ट कैसा हुआ भाई, सिंगुलर, और यो आपका सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल। वर्ब भी कैसी आ गई भैया, प्लूरल, और ये आगे जो भी कुछ है। अब आपने कहा कि ये आई सिंगुलर है, बोलो भाई ये आई क्या है, सिंगुलर है। क्लियर। और भाई तो सब वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। आपको लगा ये ठीक, आपने कहा सिंगुलर वर्ब है, बोलो जी कैसी है, सिंगुलर वर्ब, और आगे आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन दोस्तों फिर भी ये सेंटेंस गलत है, बोलो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। इस आई के साथ यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहली बात तो राइट। बोलो भाई बात समझ में आ गई या नहीं। अब इसे बात को नोट करके लिख लियो, नोट करके इसे बात को लिख लियो भैया। यूं तो ये जो अपना आई है, ये जो अपना आई है भैया, है यू सिंगुलर सब्जेक्ट। बोलो जी क्या है, बिहेव करता है सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन इस टेंस के अंदर इसके साथ जो वर्ब यूज़ की जाती है, वो यूज़ की जाती है V1। बोलो भाई इस बात को याद रखना। क्लियर है क्या ये बात, ये बात अपने दिमाग में रखियो, ये बात अपने दिमाग में रखियो। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, बोलो भाई बात समझ में आ रही है नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ये बात अपने दिमाग में रखियो, काम आएगी आपके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए आई सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी इसके साथ क्या यूज़ किया जाता है, इसके साथ यूज़ किया जाता है V1। बोलो भाई क्या यूज़ किया जाता है, V1। यानी जबकि हमें यूज़ क्या करना चाहिए, V1 में S या फिर ES, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। बोलो भाई इतनी बात समझ में आ गई, तो इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखियो मेरे दोस्तों। अब दूसरी बात, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे टाइप आई मीन टेंस की। दूसरा हमारा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बोलो भाई दूसरे टेंस का नाम क्या है, हमारे प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूअस टेंस। बोलो जी क्या नाम है दूसरे टेंस का हमारे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये है हमारा दूसरा टेंस जो हमें आगे पढ़ना है, जो हमें आगे पढ़ना है। अब भाई इस टेंस को समझने से पहले बिल्कुल वैसी ही बातचीत चलेगी। सेंटेंस मैंने आपको बता चुका हूँ, मैं थोड़े से टाइप पे भी बात कर ही ली है मैंने, ठीक है। फिर भी अगर आप कहोगे तो एक सेपरेट वीडियो हम बना के उस पर डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जब आप बात करते हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जब आप बात करते हो मेरे दोस्तों, तो आपको ये तो पता ही है कि टेंस में सबसे पहले पुरानी बात की तरह ही हमारा सेंटेंस आता है जी एजर्टिव। बोलो भाई क्या आता है? एजर्टिव। जब आप इस एजर्टिव की बात करते हैं तो एजर्टिव हमारा दो टाइप का होता है। बोलो भाई कितने टाइप का होता है? दो। एक जिसे आपने कहा अफर्मेटिव, बोलो भाई क्या कहा? अफर्मेटिव। और दूसरा जिसे आपने कहा जी निगेटिव, बोलो क्या कहा? निगेटिव। क्लियर है जी बात? एक आपका हुआ अफर्मेटिव, एक आपका हुआ नेगेटिव। दोस्तों अब एक बात याद रखना, इस टेंस के लिए चाहे अफर्मेटिव एक्शन हो, इस टेंस के लिए चाहे अफर्मेटिव एक्शन हो, चाहे नेगेटिव एक्शन हो, और चाहे हो इंटरोगेटिव यानी कि सवाल पूछने वाला, सेंटेंस कैसा भी हो, एक्शन जनरेट करने के लिए ये बात अपने दिमाग में बिठा लियो कि हेल्पिंग जो हमारी वर्ब है भैया वो नेसेसरी है। हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो हमारी नेसेसरी होगी, वो कतई नहीं हट सकती। तो अब सबसे पहली बात तो यह आ गई कि भैया सबसे पहले तो लेकर आओ मेरे दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। अब भाई जब हम हेल्पिंग वर्ब लेने कहाँ मिलेगी ये? तो भैया जब हेल्पिंग वर्ब हमें ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास है उसके लिए एक शब्द, क्या भाई? बी। बोलो भाई क्या है एक शब्द? बी। अब अगर इस बी के बारे में मैं बात करने की कोशिश करूं, इस बी को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, तो इस बी की कहानी क्या है? इस बी की कहानी ये है कि भाई इस बी की 3 फॉर्म्स हैं। बोलो भाई कितनी फॉर्म्स हैं? 3। ठीक है जी, कौन कौन सी हैं? आ जाओ। आपने कहा जी एक तो हुई इसकी इज, एम, और भाई एक हुई आर। ये प्रेजेंट की हैं, यानी कि ये सभी V1 को बताती हैं। बोलो भाई किसे बताती हैं? ये सभी की सभी V1 को बताती हैं। अच्छा भाई दूसरी बात, इसकी सेकंड फॉर्म के तौर पे आती हैं वोज या फिर वर। और जब आप थर्ड फॉर्म की बात करो तो आता है जी क्या? सिर्फ और सिर्फ बीन। बोलो भाई क्या आता है समझ में? बीन। ठीक, तो अब इसे आप बात को समझ लो, ठीक है जी, इस बात को आप समझ लीजिए हैं भाई। तो अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ये हुआ V1 और ये हुआ इसका रूप V2 और ये हुआ जी इसका रूप V3 है भाई। तो ये आपका V1 को रिप्रेजेंट करता है, ये V2 को रिप्रेजेंट करता है और ये V3 को। इनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैंने इतने पे ही बात करी जितना ज़रूरी हो। समझ आ रही है बात? चलो अब उसके बाद ये आ गई हमारे पास, ठीक है जी। अब भाई एक बात समझने की कोशिश करो मेरे दोस्तों, जब आप इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बना रहे होंगे तो भैया बातचीत कुछ ऐसे चलेगी कि आपका एक तो हुआ जी सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के साथ एक पुरानी बात जुड़ी हुई है, इट कैन बी सिंगुलर और मेरे दोस्त इट कैन बी प्लूरल। बोलो भाई बात समझ में आ रही है नहीं? भाई अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब का निर्णय करो। दोस्तों इस प्रेजेंट की वजह से आप किस चीज़ का चुनाव करोगे? इस प्रेजेंट की वजह से आप किस चीज़ का चुनाव करोगे? अरे बोलते क्यों नहीं? आपने कहा V1 का हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। तो अब इज एम आर हमारी हुई, इन पर अब किसी का अधिकार नहीं। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं? अब इसके बाद जब इज एम आर हमारी हुई तो भैया सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अब बातचीत बनेगी कि आप यूज कर सकते हो इज। बोलो क्या यूज कर सकते हो? इज। और भाई प्लूरल सब्जेक्ट के लिए एज यू नो वी यूज आर। ठीक है जी। अब आगे मेन वर्ब की बात आती है। तो भैया मेन वर्ब कहाँ से आवेगी? इस कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग। और इस कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग आपको पता नहीं क्या आप क्या यूज करो, कौन सी स्टेट की वर्ब? V1 में ING, तो वाई चिपकाए जाएगी यहाँ पे। तो भैया आगे आवेगा V1 में ING जुड़ा हुआ। बोलो भाई बात समझ में आ रही है नहीं? और आगे कुछ नहीं, आपका वही पुराना ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, और फुल स्टॉप। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। बोलो भाई क्या हो गया? स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमने एक नए वर्ड बी से
हेल्पिंग वर्ब ली। ठीक है जी, आओ भाई अब सुनो। तो भैया दूसरी बात, अब अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो मैं इसका एक एग्जाम्पल ऐसे लिखूंगा। मैंने कहा शी इज राइटिंग अ पोएम। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो भैया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्रेजेंट के लिए और भाई कॉन्टिन्यूअस के लिए V1 में ING, बात खत्म। ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसी बात को अगर आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे क्या कर दो जी, दे हैं जी, बोलो क्या कर दो, दे, और ये ब्लैंक। और आपने कहा कॉन्टिन्यूअस के लिए तो चलो राइटिंग है ही, ठीक है जी, अ पोएम। तो आप क्या कहोगे दोस्तों, आप सिंपली कहोगे इस दे की वजह से यहाँ क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं, इतनी ही तो बात है। अब अगर आपने इतनी भी बात समझ ली तो भैया अब इस नेगेटिव को भी जरा समझ लेते हैं, इस नेगेटिव को भी थोड़ा समझ लेते हैं। नेगेटिव को समझेंगे बातचीत बिल्कुल वैसी है भाई। नेगेटिव के लिए सबसे पहली डिमांड क्या है, नेगेटिव के लिए भी सबसे पहले हम लोगों को चाहिए भाई साहब नोट, और इसी नोट के साथ हम लोग क्या लिखते हैं जी, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो ही तो आई अब लो यूज में, सिंगुलर के लिए इज, बोलो बात समझ में आ रही है नहीं, और भैया प्लूरल के लिए है भाई, प्लूरल के लिए आर। और यो बातचीत किस पे डिपेंड करे, हमारे सब्जेक्ट पे, बोलो भाई किस पे, सब्जेक्ट पे। और भाई आ गया प्रेजेंट के लिए, अब कॉन्टिन्यूअस के लिए तो प्रेजेंट के लिए तो ये आ गई इज आर, ठीक है जी। अब कॉन्टिन्यूअस के लिए आपको क्या चाहिए जी, V1 में ING, बोलो भाई बात समझ में आ रही है नहीं, क्लियर है जी बात। और भाई आगे आपका क्या होना चाहिए जी, वही पुराना ऑब्जेक्ट है जी, बात समझ में आई। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब भाई अगर इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव लिखना चाहूँ तो इस सेंटेंस को मैं नेगेटिव में बदल के यहाँ लिखूंगा। मैंने कहा भाई सबसे पहले तो हमें चाहिए जी क्या, नोट। उसके बाद इस नोट को लिखना है हेल्पिंग वर्ब के साथ, चूंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है जी, शी। तो भैया अब ये और ये, और आपने लिखा जी राइटिंग अ पोएम। अब ध्यान दो भाई, अब क्या है, अब आसान है भैया। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से क्या होगा, इज, किसके साथ लिखा जाएगा भाई, हेल्पिंग वर्ब के। भाई याद रखियो, इन्हें से बात को ना भूलना चाहिए, क्योंकि यह बात परेशानी पैदा कर दे कई बार, ठीक है जी, क्लियर है जी बात। चलो भाई, तो आपने कहा जी ये हो गया जी आपका नोट, इज आ गया भाई। तो उसके बाद जब आप कॉन्टिन्यूअस के लिए लिखोगे तो भैया ING वाली फॉर्म यूज करोगे। अरे वो तो मैंने पहले ही लिख रखी, चलो खैर। तो राइटिंग, ठीक है जी, है। तो अब इस बात को समझो, बोलो भाई बात समझ में आ रही है नहीं, सी इज नॉट राइटिंग अ पोएम, क्लियर। तो भैया ये इसका नेगेटिव हो गया। बोलो इतनी बात समझ में आई है नहीं। अब अगर तुम इसका इंटररोगेटिव लिखना चाह रहे हो, बोलो क्या लिखना चाह रहे हो, इंटररोगेटिव सेंटेंस। तो भैया इंटररोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर हुआ तो इंटररोगेटिव, आप तो ये जानते हो कि ये दो टाइप के हैं, एक हुआ आपका क्लोज एंडेड और एक हुआ जी आपका ओपन एंडेड। भैया क्लोज एंडेड में पहले क्या आवेगा, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, क्लोज एंडेड में पहले क्या आवेगा, हेल्पिंग वर्ब। क्लोज एंडेड में पहले आएगा जी आपका क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अनुसार आप क्या कहोगे, इज। कब, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए जी, सिंगुलर। और भैया अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो आप क्या लिखते हो मेरे दोस्तों, और ये बातचीत किसे लेके हुई, सब्जेक्ट को लेके। अब कॉन्टिन्यूअस के लिए आप क्या लिखोगे, V1 में ING, और भाई बाकी तो आपका ऐसा ही रहेगा जो भी कुछ है, ठीक है जी। इतनी बात को तो हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लिखना चाहूँ, अब अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लिखना चाहता हूँ, हैव यू, अरे ना हैव यू कहाँ, हाँ जी, तो ये लो भाई। तो भाई ये मैंने कहा शी
ले भैया, ये मैंने लिख दिया एक सेंटेंस, पहली बात। फिर मैंने एक दूसरा सेंटेंस लिखा, मैंने कहा जी यहाँ पे दे, और फिर मैंने कहा जी अ पोयम। तो जी आपको ये बात अब समझनी पड़ेगी, ठीक है जी। भाई सिंगुलर सब्जेक्ट होने के नाते आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, बोलो भाई क्या यूज करोगे, आप कहोगे इज। चूंकि आपको कंटिन्यूअस बनाना, वो भी प्रेजेंट का, तो फिर आप क्या लिखोगे भाई, बोलो भाई। आपने कहा जी राइटिंग, क्या लिखोगे, राइटिंग। अच्छा भाई, अब अगर सब्जेक्ट बदल जाता है, सब्जेक्ट हो गया आपका प्लूरल, तो इसी वजह से दोस्तों आप क्या यूज करोगे, आर। और भाई आगे कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए आप क्या यूज करोगे, V1 में ING, तो आप क्या लिखोगे भाई, राइटिंग, है भाई। तो ये बन गए जी आपके क्लोज एंडेड, बोलो भाई क्या बन गए हैं, क्लोज एंडेड सेंटेंस। अब अगर मैं इसी में लिखना चाहता हूँ ओपन एंडेड, क्या लिखना चाहता हूँ, ओपन एंडेड, 2 सेकेंड, इसी में मैं लिखना चाहता हूँ ओपन एंडेड। ओपन एंडेड सेंटेंस के लिए हमने क्या चाहिए भाई, हमें WH वर्ड चाहिए। जैसे अगर मैं कह दूँ WH वर्ड, मैंने कहा जी वाई से लिख लो, तो भैया बाकी आगे का स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना, क्लोज एंडेड वाला ही। तो आपने कहा वाई आर यू राइटिंग अ पोएम, ठीक है जी। बोलो भाई बात समझ में आ गई नहीं, ये एक बात होगी, ठीक है जी। ये क्लोज एंडेड हो गया, ये ओपन एंडेड हो गया। अब भाई इसमें भी एक और बात समझियो, ठीक है जी। अब इसमें एक नोट करने वाली बात है, और आज के लिए ये आखिरी बात है। इसमें एक नोट करने वाली बात है, और आज के लिए ये आखिरी बात है, और इस आखिरी बात का मतलब भी बहुत गहरा है, आप ध्यान से समझिए। बोलो भाई, ये मैंने लिखा जी आपके सामने आई, भाई यू कैसा सब्जेक्ट है, भाई आपके हिसाब से ये सब्जेक्ट कैसा है मेरे दोस्तों, ये सब्जेक्ट है सिंगुलर। बोलो भाई कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो इस हिसाब से तो इसके साथ आना क्या चाहिए, इज। लेकिन भैया याद रखना, इसके साथ इज विज कुछ नहीं आता, इसके लिए तो अलग से, इसके लिए दुल्हन अलग से है आई के लिए, और इसकी दुल्हन है भैया एम। बोलो भाई क्या है, एम, आई एम, आई के साथ एम यूज किया जाता है। कौन से टेंस में भाई मेरे दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बोलो भाई क्लियर है क्या ये बात, इस बात को याद रखियो। अगर आप आई से कोई सेंटेंस लिखना चाहते हैं, मैंने कहा आई ब्लैंक, और आपने कहा राइट, ठीक है जी, ये भरना है, राइट अ पोएम। तो चूंकि मेरे दोस्तों सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आई, तो इसी वजह से प्रेजेंट की वजह से आपने एम का चुनाव किया, और कॉन्टिन्यूअस की वजह से आप क्या चुनाव करोगे, राइटिंग। बोलो भाई ये बात समझ में आ रही है नहीं, अगर ये बात समझ में आ गई है तो बस अब आज के लिए इतना ही रोकते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है जी। काफ़ी पढ़ाने की कोशिश की है मैंने, लेकिन मैं जल्दबाजी में मतलब आगे कहीं ऐसे नहीं कि मतलब मैं जंप लगा जाऊँ एकदम से वो सिखा दूँ तुम्हें कि जिसे मतलब ज़्यादातर लोग शायद इंतज़ार कर भी रहे होंगे, उनको लग रहा होगा ये छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये इतनी छोटी चीज़ें नहीं हैं, ये आगे बड़े काम आने वाली हैं। तो पैशन के साथ इन चीज़ों को देखिए और समझिए, काम बहुत आएंगी, ये यकीन मानिए। आगे जब हम बढ़ेंगे तब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें नज़र आएंगी, और इन्हीं से एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं मेरे दोस्तों, और जिन पे बच्चों की नज़र नहीं पड़ पाती है, ठीक है जी। तो एक बार चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, जो जो आज हमने पढ़ाया है भाई, एक बार चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, जो जो आज हमने पढ़ा है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं भैया। चलो जी, कहाँ गए भाई, तो देखो भाई हमने यहाँ से शुरुआत की थी, हमने टेंस का एक्शन बताया, और ये 5 हमने पैटर्न बताए हैं, इनको याद रखना। पर्टिकुलर के लिए पर्टिकुलर होता है, टेंस को 3 बेसिक लेवल पे पढ़ लेते हैं, 10 को 3 बेसिक लेवल पे पढ़ लेते हैं, ये चीज़ें भी समझने वाली हैं, ठीक है जी। और फिर हमने टेंस के बेसिक लेवल की शुरुआत कर दी, और हमने इनमें स्ट्रक्चर और किस तरीके से चीज़ों को सीखा जाता है, क्या क्या सीखने के लिए ज़रूरत होती है, ये हम बात करते हुए अभी तक यहाँ तक पहुँच गए हैं जी। तो अब ये ध्यान रखना, ठीक है जी। चलो भाई आज के लिए इतना ही है दोस्तों, नमस्कार। बाकी कल की क्लास में, कल नहीं जब भी 2-4 दिन में आपकी क्लास होगी, अगली क्लास में हम मेन लेवल तक पहुंच जाएंगे और आगे स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए गुड बाय।